हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और जो आपके एसएसटी यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। और आपको पता है आपका जो चैप्टर है 3-4 दिन में कवर होता है, लेकिन जो हमारी वीडियो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाई जाती है, जो मेन पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी चैप्टर समझ में आ जाए और आप चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो को याद करके पूछ सकें या कमेंट करके बता सकें कि आपको कहाँ पर दिक्कत आई है। तो आज लेकर आए हम आपका सीबीएसई नोट्स क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 7। चैप्टर का नाम क्या रहेगा आपका? ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। तो आपको नाम से ही पता चला ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? सेटलमेंट के बारे में, फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में और फिर कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये ह्यूमन बींग से जुड़ी हुई हैं। आज के टाइम पर इनके बिना हमारा कोई कैसे भी, यानी पहले भी होता था लेकिन आज भी ऐसे इनके बिना कोई काम नहीं चलता। तो चलिए हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन इन्वायरमेंट बना है। और चैप्टर के सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ओवरव्यू से आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए लेट्स गो। ओवरव्यू। सेटलमेंट आर प्लेस्ड वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अर्ली ह्यूमन बीइंग lived on trees in and in cave. Settlements can be permanent और टेम्परेरी। देखिए ओवरव्यू में क्या बताया गया अभी? सेटलमेंट आर प्लेसेस। सेटलमेंट्स क्या होते हैं? जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग, जो पहले जो आदमी थे वो कहाँ पर रहते थे? या तो पेड़ के ऊपर रहते थे या फिर कहाँ पर रहते थे? केव्स यानी गुफाओं के अंदर रहते थे। जो सेटलमेंट होती थी उनकी परमानेंट भी होती थी और टेम्परेरी भी होती थी। यानी जो अर्ली ह्यूमन बीइंग आपको पता चल गया, जो पहले से या जो आदिवासी लोग जिनको हम कहते हैं उनके पास इतनी ज़्यादातर परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती थी, या तो कहीं कहीं पर पेड़ों के ऊपर रहते थे, फिर या जो गुफाएं नेचुरली रूप से बनी होती थी उनके अंदर रहते थे। तो हम जानेंगे टेम्परेरी हाउस क्या होते हैं और परमानेंट हाउस क्या होते हैं। टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होती है? सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। क्या बताया गया है? अगर क्वेश्चन भी आ जाए टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होती है, तो क्वेश्चन का आंसर यहीं पर है। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। यानी ऐसी सेटलमेंट, ऐसी निवास की जगह जो कुछ टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए बनाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी सेटलमेंट बोलते हैं। द पीपल लिव इन डीप फॉरेस्ट, हॉट कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन ऑफर डल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट। तो कौन से आदमी या तो फॉरेस्ट में रहता है या हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट में रहता है या माउंटेन में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी सेटलमेंट बोलते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमन्स। तो ये जो लोग होते थे जो टेम्परेरी सेटलमेंट करके रखते थे, ये क्या क्या कार्य करते थे? शिकार करते थे, हंटिंग यानी गैदरिंग यानी फल फ्रूट इकट्ठे करने का कार्य करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे यानी जो घुमंतु लोग थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, और थोड़ा बहुत ट्रांसह्यूमन्स का कार्य करते थे। अब आती है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है? तो क्वेश्चन भी बनेगा, यहाँ से ध्यान से सुने। परमानेंट सेटलमेंट आर वेयर पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। यानी जहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है अपने घर बनाकर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। जैसे आज के टाइम पर हम अपने घरों में रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपने घर बनाकर रखते हैं, तो परमानेंट सेटलमेंट। सेटलमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो आपको याद रखना है जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी कौन कौन सी रहेंगी? द रूरल यानी एक ग्रामीण इलाका, एंड अर्बन सेटलमेंट और एक रहेगा शहरी इलाका। यानी दो तरीके से डिवाइड किया गया, ग्रामीण में और शहरी सेटलमेंट के अंदर। तो सबसे पहले रूरल सेटलमेंट के अंदर जानेंगे कि रूरल सेटलमेंट में क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है आपका। रूरल सेटलमेंट, द विलेज आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर engaged in activity like agriculture, fishing, forestry, craft works and trading, etc. Rural settlement can be compact or sectored। क्या बताया गया है
कि भाई जो विलेजर्स होते हैं, जो रूरल पीपल होते हैं, वो अपने ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और अपनी जितनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं काम की, उनके अंदर क्या रहते हैं, एंगेज रहते हैं। उनकी कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, जैसे खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग है यानी मछली पालन करना है, फॉरेस्ट्री करना है यानी लकड़ियां बीनने का कार्य, या क्राफ्ट वर्क का कार्य, या ट्रेडिंग का कार्य, ये सब कौन करते हैं, जो रूरल सेटलमेंट वाले बंदे हैं वो करते हैं। तो ग्रामीण जो निवास स्थान है उसके बारे में हमने जाना। अब आते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ये क्या है? एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। तो ये कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट कहाँ पर मिलते हैं? जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं। क्लोजली बिल्डिंग होती है, एक एरिया होता है जो क्लोजली बिल्ड एरिया होता है, जहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? फ्लैट लैंड जहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ये साथ ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलता है? शहरी इलाकों में देखने को मिलता है। तो अब जो स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट आर स्पेस्ड और एन एक्सटेंसिव एरिया। ये किस में मिलेगा? जो एक्सटेंसिव एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीमी क्लाइमेट्स। और जो ये चीज़ें हैं जो इस टाइप है, ये कहाँ पर देखने को आपको मिलेगी? या तो हिली एरिया में मिलेगी, या फिर जहाँ पर जो थिक फॉरेस्ट है वहाँ पर मिलेगी, या जहाँ की जो रीजन के अकॉर्डिंग एक्सट्रीमी क्लाइमेट्स होती है वहाँ पर देखने को मिलेगी। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट से रिलेटेड और स्कैटर्ड सेटलमेंट से रिलेटेड जो इमेज थी वो हमने देखी। तो इमेज से भी पता चलता है कि किस तरीके से हमारी जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट रहती है। और अब देख रहे हैं हम जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है, उससे इमेज से पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ पर, खास करके ये हिली एरिया में, फॉरेस्ट में, इस तरीके से ये लोग रहते हैं। सेटलमेंट के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे रूरल एरियाज में। People built in rural areas. People build house to suit their environment. In region of heavy rainfall, they have slanting roofs. In places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform of stilts. Thick mud well house with thatched roof are very common in area of hot climates. क्या बताया? इन रूरल एरिया में जो लोग हैं, पीपल हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो अपने हाउस अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे उनको इन्वायरमेंट सूट करती है वैसे ही वो क्या करते हैं? अपने घरों को बनाते हैं, यानी उनके रहने के जो स्थान है उसी अकॉर्डिंग वो बना लेते हैं। जैसे इन रीजन हैवी रेनफॉल, जहाँ पर क्या होती है? बहुत तेज बारिश होती है, तो उनकी ढलान वाली क्या मिलती हैं? छतें मिलती हैं। इन प्लेस वाटर क्या, जहाँ पर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर रेनी सीजन चलता रहता है, तो ये हाउस कैसे ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि उनकी जो छतें हैं वो कैसी हों? ढलानुमा हों। थिक मड वेल्ड हाउस विद थर्स्ड रूफ आर वेरी कॉमन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट्स। और क्या बताई गई है? जहाँ पर हॉट क्लाइमेट्स होती है उन इलाकों में जो मकान होते हैं वो किसके बने होते हैं? मोस्टली मड यानी मिट्टी से बने हुए मकान होते हैं। क्योंकि जो मिट्टी के मकान हैं या मड से बने हुए मकान होते हैं वो कैसे होते हैं? वो गर्म, जो जब सर्दी होती है जब तो गर्म रहते हैं, और जब गर्मी होती है जब क्या रहते हैं? ठंडे रहते हैं। इस तरीके से वो बनाए जाते हैं। अर्बन सेटलमेंट। इन अर्बन एरियाज पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। जो अर्बन सेटलमेंट होती है, जो अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं वो मोस्टली किन कामों में एंगेजमेंट रखते हैं? यानी मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडिंग में और सर्विसेज में, यानी बहुत सारी चीज़ें बनाने में, व्यापार करने में और नौकरी पेशा करने में वो कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जो अर्बन सेटलमेंट दिखाई देती है, यानी लोग सटे हुए इलाकों में रहते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ी थी हमारी ह्यूमन बीइंग जो सेटलमेंट है, परमानेंट और जो टेम्परेरी। अब उसके पार्ट हम पढ़ेंगे अब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आपको पता है ट्रांसपोर्ट के बिना हमारा कार्य नहीं चलता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल आर गुड्स मूव। इन द अर्ली डेज पीपल यूज टू वॉक एंड एनिमल्स वर यूज टू कैरी देयर गुड्स। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। क्या बता रखा है कि भाई जो ट्रांसपोर्ट है इसका मतलब क्या है कि जब जो पीपल हैं यानी जो आदमी है और गुड्स मूव यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। जो पहले वाले दिन होते थे यानी जो हमारा पास टाइम था उसमें लोग किसका यूज टू वॉक, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए या तो पैदल चलते थे या एनिमल्स का यूज करते थे बोझा ढोने के लिए और सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट को इजी बनाने के लिए किसकी इन्वेंशन हुई, व्हील की यानी पहिए की। The early traders from other countries used to take 12 months to reach India. They took either the sea route or the land route. Modern means of transport thus save time and energy. The four major means of transport: roadways, railways, waterways and एयरवेज। देखिए क्या बताया है, द अर्ली ट्रेडर्स जो पहले जो व्यापारी आते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में यानी एक देश से दूसरे देश में, उनको पैदल चलने में काफ़ी समय लग जाता था। या तो वो लैंड का एरिया चूज करते थे यानी लैंड से पैदल जाते थे या फिर जो पानी वाली जो सी रूट के माध्यम से वो नौका के द्वारा क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा क्या कर रहा है, हमारा टाइम भी बचा रहा है और हमारी एनर्जी भी बचा रहा है। तो हमारे जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से 4 मेजर ट्रांसपोर्ट शामिल हैं तो जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या आया है, रोडवेज, फिर रेलवेज और फिर वाटरवेज एंड एयरवेज। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका विच आर द 4 मेजर ट्रांसपोर्ट, तो आपको क्वेश्चन याद रखना है हमारे 4 मेजर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, रोडवे, रेलवे, वाटरवे एंड एयरवेज। बिल्कुल आसान से नाम हैं ये, आप अगर इसी क्लास में लर्न कर लेते हैं तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको किसके बारे में बताएंगे, रोडवेज के बारे में बताएंगे। रोड आपने सभी ने देखे होंगे, लेकिन नहीं देखे हैं तो चलिए हम रोड्स के आपको फोटो दिखाते हैं जो बड़े बड़े शहरों में दिखाई देती है। तो ये देखिए हमारे क्या आगे रोडवेज जो हमारे काम को क्या कर रहा है, इजी बना रहा है और हमारी एनर्जी को भी बचा रहा है। तो सबसे पहले हम रोडवेज के बारे में जानेंगे। रोडवेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड रोड। They can be metalled and unmetalled. Road have also been built in terrains like desert, forest and even high mountains. क्या बताया कि जो रोड हैं वो मोस्टली कॉमन यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। स्पेशली ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं, जहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस हो यानी शॉर्ट डिस्टेंस के जो रोड हो वहाँ पर क्या किए जाते हैं, यानी कम दूरी वाले स्थानों पर रोड का यानी रोडवेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो रोड को हम कैसे बनाते हैं, या तो हमारे रोड मेटल्ड यानी पक्के होते हैं, आपने ज़्यादातर पक्के रोड आपने देखे होंगे, या फिर अनमेटल्ड यानी कच्चे रोड होते हैं। रोड हैव आल्सो बीन बिल्ड इन ट्रेन लाइक्स डेजर्ट। जो रोड्स हैं वो हम क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हमें जहाँ पर जाना मुश्किल होता है वहाँ पर जाना आसान कर देते हैं। जैसे डेजर्ट में अगर हमने जाना हो, अगर रोड नहीं होंगे तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। फॉरेस्ट में भी ऐसे ही होगा। और हाई माउंटेन पर चढ़ने के लिए भी किसकी सुविधा की गई है, रोड वगैरह की सुविधा की जाती है। अगर कभी आपने हमारे नॉर्थ इंडिया में गए हो, केदारनाथ गए हो या वैष्णो माता धाम गए हो, तो वहाँ पर देखे होंगे आपने रोड बनाए गए हैं ताकि उन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हम आसानी हो और हम जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पर आसानी से पहुँच सकें। तो रोडवेज का आपको पता चला कि रोडवेज क्यों बनाए जाते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, कच्चे भी और पक्के भी, और कहाँ कहाँ जाने के लिए आसान होते हैं। अब देखेंगे मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। तो आपको ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवेज कौन सा है, तो आपको याद रखना है हिमालय माउंटेन्स के ऊपर बनाया गया रास्ता है जो कहाँ पर जाता है, मनाली ले हाईवे मनाली के लिए जाता है। मनाली ले हाईवे हिमालय पर जाता है और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवेज है।
रोडवेज बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे, अंडरपाथ, फ्लाईओवर आर बिल्ड ओवर रेज स्ट्रक्चर्स। तो आपको पता होगा रोड्स जो बनाए जाते हैं वो अंडरग्राउंड्स भी बनाए जाते हैं, और भाई जिनको हम क्या बोलते हैं, सबवे बोलते हैं या फिर अंडरपाथ बोलते हैं, या फिर फ्लाई ओवर बनाए जाते हैं जो ऊपर को बनाए जाते हैं। और ये जो बिल्ड ओवर रेज स्ट्रक्चर, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो ऊंचा होता है। और देखो जब मैंने रोडवेज पढ़ाना स्टार्ट किया तो इससे पहले एक फोटो दिखाई गई थी आपको रोडवेज की, आपने वहां पर देखा होगा कुछ सबवे हैं, कुछ फ्लाईओवर हैं और कुछ सिंपल रोड हैं। तो ये इस तरीके से हमारे आज के दिन क्या बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि हमारे एक सिंपल पाथ होता है जो जमीन के ऊपर बनाया जाता है, जो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबवे, और जमीन के जो ऊपर बनाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाईओवर बोलेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे रोडों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आई होप आपको रोडवेज के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जानेंगे दूसरा रास्ता कौन सा था हमारा, रेलवेज। तो आपको ये रेलवे की फोटो दिखाई दे रही होगी, इस तरीके से जो रेलवेज हमारे इंडिया में मोस्ट फेमस हैं। तो रेलवे के बारे में जानते हैं। रेलवे द इन्वेंशन, रेलवेज के बारे में जानेंगे। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प इन द स्पीडली डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। देखिए रेलवे का निर्माण क्यों किया गया है, तो सबसे पहले स्टीम इंजन की क्या हुई थी, इन्वेंशन की गई थी। और ये किसके लिए हेल्प करने के लिए, जो इंडस्ट्रियल जो क्रांति लाने के लिए, यानी जो हमारे व्यापार कार्य है, जो कोई भी हम माल को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच सके, जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो इसलिए किसकी सुविधा की गई थी, रेल ट्रांसपोर्ट की सुविधा की गई थी। और रेल ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपको बता दिया जाए, आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में से रिलेटेड है। अंग्रेजों ने हमारे देश में किसकी रेलवेज की सुविधा की थी, वैसे हमारे देश में किसकी सुविधा नहीं थी, जो रेलवेज की सुविधा नहीं थी। उसके बाद देखिए सबसे पहले स्टीम इंजन बना, फिर डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। जो डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन आए उनकी जगह स्टीम इंजन की जगह उन्होंने ले ली, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ये बनाए गए। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड और द प्लेन एरिया। और आपको बता दें कि जो रेलवे नेटवर्क है सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड हुआ है और डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया पर हुआ है। तो रेलवे की बहुत ज़्यादा सुविधा हमारे इंडिया में हुई। सबसे पहले तो ये काम आती है, आपको पता चला क्यों इसकी इन्वेंशन की गई थी, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काम करने के लिए क्या की गई थी, इसकी रिवॉल्यूशन नहीं, इन्वेंशन की गई थी। और स्टीम इंजन की जगह किसने ले ली थी, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने ले ली थी। तो आगे देखिए, advanced technology skill have enabled the laying of railway lines in difficult mountain terrain. Also, the Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल के द्वारा जो रेलवे है ऐसे जगह पर भी पहुंचा दी गई जहां पर जाना मुश्किल था, जैसे लाइक एज जो डिफ़िकल्ट माउंटेन है, हमारे जो हाई माउंटेन है उनके ऊपर भी लाइनें बिछाई गई और रेलवे की सुविधा की गई। जो इंडिया की जो रेलवेज है, जो रेलवे नेटवर्क है वेल डेवलप्ड है। तो आपको याद रखना है इंडिया का रेलवे नेटवर्क वेल डेवलप्ड है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। और हमारे एशिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो किसका रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा वो इंडिया का। तो आपको पता होगा हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक सबसे बड़ा जो है एशिया, और एशिया के अंदर ही इंडिया है। तो आपको याद रखना है इंडिया के अंदर ऐसा इंडियन जो रेलवे नेटवर्क है वो वेल डेवलप्ड है और एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन 4-5 लाइन के अंदर से ही बनते हैं। तो आपको ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको रेलवेज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपका जो डाउट है वो दूर कर सकें और आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे सकें।
चलिए अब हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमने रोडवेज के बारे में जाना, रेलवेज के बारे में। अब हम किसके बारे में जानेंगे, जो हमारा वाटरवेज। तो वाटरवे की आपको फोटो दिखाई गई है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो वाटरवे ने भी किस तरीके से हमारा रास्ता को यानी आसान बना दिया, हमारी एनर्जी वेस्ट होने से बचाई है। तो चलिए वाटरवेज के बारे में जानते हैं। वाटरवेज क्या है? Waterway are the cheapest, more carrying heavy and bulky goods over long distance. Waterways ने क्या कर दिया? चीपेस्ट यानी चीपेस्ट है यानी बहुत ही सस्ता है। क्या ले जाने के लिए? हैवी यानी बहुत हैवी और ज़्यादा माल को एक डिस्टेंस से यानी लंबी जो डिस्टेंस है दूसरी जगह पर लॉन्ग डिस्टेंस पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल एक चीपेस्ट रास्ता है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो आपको याद रखने हैं कि ये दो टाइप्स के होते हैं, इंडियन वाटरलैंड एंड सी रूट, सॉरी इनलैंड वाटरलैंड, वाटरवेज एंड सी रूट। तो देखिए सबसे पहले क्या बनता है, वाटरवेज क्या है? तो वाटरवे क्या है? सबसे चीपेस्ट है, जो क्या कार्य करता है, हमारा हैवी और बल्कि गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस पर पहुंचाने के लिए काम आता है। और इसको फिर दो टाइप्स में कहाँ पर कौन कौन से दो टाइप्स में बांटा गया है, तो इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। तो याद रखना आपको किसमें, इनलैंड वाटरवेज में और सी रूट्स में। तो चलिए इससे आगे जानते हैं कि हमारा जो वाटरवेज है उसने और क्या क्या चीज़ें आसान बनाई हैं इनलैंड वाटरवेज के द्वारा और सी रूट्स के द्वारा। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। तो आपको पता चला कि भाई इनलैंड वाटरवेज में क्या शामिल होता है। जो नेविगेबल रिवर्स हैं हमारी, यानी जो सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए जो नदियों का हम सहारा लेते हैं, जो लेक्स का हम सहारा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आपको याद रखना है कौन सा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, सबसे फेमस रहेगा। द ग्रेट लेक्स इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील अफ्रीका। और जो ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका में उसका भी यूज किया जाता है, इनलैंड वाटरवेज में शामिल है। और जो रिवर नील है यानी वर्ल्ड की जो सबसे लंबी नदी है उसको हम क्या बोलते हैं, नील नदी, अफ्रीका के अंदर। तो इसका भी यूज किसके लिए, नेविगेबल यानी जो रिवर्स में ये भी शामिल होती है। तो चलिए इससे आगे जानते हैं और क्या क्या नेविगेबल रिवर्स या लेक्स के बारे में। जो इनलैंड वाटरवेज के बारे में तो हमने जाना, अब किसके बारे में जानेंगे, हमें सी रूट्स के बारे में। तो ये नेविगेबल जो लेक्स हैं या रिवर्स हैं इनके बारे में आपको याद रखना, ग्रेट है, गंगा ब्रह्मपुत्र है और नील नदी है। सी रूट एंड ओशियन रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. देखिए क्या बताया, सी रूट्स एंड ओशियन रूट्स। जो सी रूट हैं और जो ओशियन रूट्स हैं आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंट्स, यानी किसके लिए इसका यूज किया गया है, जो ट्रांसपोर्ट का कार्य है, यानी जो ट्रांसपोर्ट जो मर्चेंट्स है यानी जो व्यापार का कार्य है, हमारे सामान को यानी इधर से उधर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने के लिए कार्य किया जाता है सी रूट से। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। और ये जो रूट्स होते हैं हमारे, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, पोर्ट्स से। तो पोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह। सी पोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो उनको हम क्या कहेंगे, बंदरगाहें कहेंगे, जिन सी रूट्स पर हमारे जो शिप वगैरह आकर रुकते हैं। तो आपको याद रखना है सी रूट्स में क्या अंतर है और हमारे इनलैंड में क्या अंतर है। तो हम पोर्ट्स के बारे में जान रहे हैं, तो कौन कौन से सम कनेक्ट विद द पोर्ट से, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। तो आपको याद रखो कि वर्ल्ड में जो सबसे जो फेमस इम्पोर्टेंट जो पोर्ट हैं वर्ल्ड की, तो वो कौन कौन सी हैं, एक तो है सिंगापुर और दूसरी क्या है, मुंबई इन एशिया। तो मुंबई आपको पता होगा इंडिया में है, न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो न्यूयॉर्क में एंड लॉस एंजल्स कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका में, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका में, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया में,
लंदन एंड रोटेरडम इन यूरोप। देखिए ये हमारे क्या हैं जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट हैं जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो सबसे पहले आपको इन एशिया की याद रखनी है, तो एशिया में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है? सिंगापुर और मुंबई। और नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी है? न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स। और साउथ अमेरिका में कौन सी है? रियो डी जेनरियो। उसके बाद अफ्रीका में कौन सी है? डरबन एंड केप टाउन। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी है? सिडनी। और यूरोप के अंदर कौन सी है? लंदन एंड रोटरडैम। तो आपको पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स की जो महत्वपूर्ण जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है उनके बारे में आपने जाना। तो 7 एक बार मैं आपको गिना देती हूँ, आपके 7 काउंट कर देते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है। तो सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद हमारा क्या आता है यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है अंटार्कटिका। लेकिन वहाँ पर पहुँचना क्या है? अंटार्कटिका तो क्या है? बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, मुश्किल होता है वहाँ पहुँचना। तो अब हम जानेंगे किसके बारे में? एयरवेज। तो एयरवे थोड़ी महंगी है लेकिन फास्टली होती है, ये चीज़ें आपको पता है। तो एयरवेज इज द फर्स्टेस्ट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो आपको ये याद रखना है कि भाई जो एयरवेज का जो निर्माण है वो सबसे फास्टेस्ट है और ट्रांसपोर्ट डेवलप में जो कब हुआ? इसका 20th सेंचुरी में हुआ है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। देखिए ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मोस्ट एक्सपेंसिव भी वो बहुत महंगा है क्योंकि जो इसका फ्यूल है वो हाई कॉस्ट पर मिलता है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। तो एयर ट्रैफिक की कई बार क्या होता है कि भाई हमें उड़ान भरनी होती है लेकिन हमारे जो वेदर की वजह से क्या हो जाते हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो एयर ट्रैफिक कब आता है? हमारा बैड वेदर की वजह से, जिसमें क्या आता है? फॉग और स्टॉर्म्स शामिल। फॉग क्या है आपको सभी को पता है, जब धुंध वगैरह पड़ती है या कोहरा वगैरह जम जाता है। तो स्टॉर्म क्या होते हैं? जब आंधी, तेज आंधी तूफान होते हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा एयरवेज है वो क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। तो सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने जाना। और इससे आगे देखते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं एयरवे के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूज्ड इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज एंड इन टाइम्स ऑफ क्लाइमेट्स फॉर रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन। जो हेलीकॉप्टर है इसका सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली यूज़ किया जाता है, यानी वैसे तो हम इसका यूज़ बहुत कम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन मोस्टली कौन सी सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है? तो मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज एंड इन टाइम्स ऑफ क्लाइमेट फॉर रेस्क्यूइंग पीपल। कि भाई क्लाइमेट का कोई कहर डूबा हो, यानी कोई ऐसा नेचर ने कहर ढाया हो, तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, यानी पीपल को रेस्क्यू करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड खाना बांटने के लिए, वाटर बांटने के लिए, क्लोथ्स बांटने के लिए या मेडिसिन बांटने के लिए। मोस्टली जब हमारे जो क्लाइमेट्स है जब उसका रूप बदल जाता है तो लोगों की मदद के लिए क्या किया जाता है? हेलीकॉप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आपको पता चला कि हेलीकॉप्टर की मदद से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर क्या करता है? वैसे तो छोटी चीज़ है एयरवेज में, लेकिन इसका काम सबसे बड़ा कब हो जाता है? जब कोई भी क्लाइमेट कंडीशन क्या हो, नेचर के द्वारा बिल्कुल ख़राब हो चुकी हो, तो उस समय पर इसका यूज किया जाता है। तो अब हमने किसके बारे में जाना था? एयरवेज के बारे में। अब हम चैप्टर के अकॉर्डिंग किसके बारे में जानेंगे? कम्युनिकेशन। तो आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है? मैं और आप जो बातें कर रहे हैं, यानी जिसके बारे में हम जान रहे हैं, तो वो क्या हमारे बीच में कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन का आप सभी को पता है क्या होता है। तो चलिए डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। कि हम अपना मैसेज जब दूसरे को कन्वे करते हैं यानी बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन्स हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन।
तो आपको पता होगा कि डेवलप्ड टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, ह्यूमंस को क्या कर दिया, बहुत ही फास्ट मोड्स पे कम्युनिकेशन पे लाकर खड़ा कर दिया। यानी हम घर बैठे दुनिया की हर बात को जान सकते हैं, हर दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में, कि हर चीज़ की जानकारी घर बैठे हमें ले सकते हैं। तो सबसे फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन का किसने बना दिया है, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी ने बना दिया है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो देखिए कम्युनिकेशन का सबसे पहला यूज किसमें क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन, टू एजुकेट एज वेल एज एंटरटेन। और देखिए शिक्षा के लिए भी इसका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के साधन का, और एंटरटेन यानी लोगों को एंटरटेन करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, जो कम्युनिकेशन के साधन है उनका यूज किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाता है। आप शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं और अपना मनोरंजन भी जो आपका हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा आप कर सकते हैं, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेटेड विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। तो देखिए आप क्या जानते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए मास मीडिया क्या है, जो न्यूज़पेपर है या रेडियो है, जो टेलीविज़न है, जो हमें कम्युनिकेट करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, यानी बहुत सारे लोगों से मिलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो मास मीडिया बोलते हैं। तो आपको पता चले कि मास मीडिया क्या होता है। हम न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं यानी दुनियादारी की खबर लेने के लिए, रेडियो का यूज़ करते हैं न्यूज़ सुनने के लिए, या टेलीविज़न का यूज़ करते हैं। तो ये हमें क्या करता है, बहुत सारे लोगों से एक साथ कम्युनिकेट करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मास मीडिया से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं किसने हमारा काम आसान बना दिया है। द सैटेलाइट्स हैव मोड कम्युनिकेटेड एवर फास्टर। देखिए हमारी जो ज्योग्राफी में आप पढ़ कर आए होंगे, जो एटमॉस्फेयर है तो उसके अंदर क्या छोड़ी जाती हैं, सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं। हैव मेड कम्युनिकेट इवन फास्टर, जिसने हमारे कम्युनिकेट को क्या बना दिया, बिल्कुल फास्ट बना दिया। सैटेलाइट हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। क्या है देखिए फायदे, देखिए कि भी जो सैटेलाइट्स है वो हमारी किस किस चीज़ में हेल्प करती है। तो आपको याद रखना है ऑयल एक्सप्लोरेशन, भाई ये ढूंढना हो कहाँ पर क्या जमा हुआ है, तेल है यानी ऑयल है, तो उसके बारे में जानकारी रखनी हो, तो जानकारी प्राप्त करनी हो तो कौन हमारी मदद कर रही है, सैटेलाइट। सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अगर हमने किसी भी फॉरेस्ट का सर्वे करना है कि भाई फॉरेस्ट में किस किस तरह के पेड़ पौधे हैं, कौन से, जैसे फॉरेस्ट के बारे में पहले ही बताया था कि कितने तरह के वन होते हैं, तो ये कौन से फॉरेस्ट हैं, कौन कौन से यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, कौन कौन सी प्रजातियाँ यहाँ पर बर्ड्स की हैं या एनिमल्स की हैं। तो इस तरीके का अगर सर्वे करना तो हम किसके माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, कि पानी की जो मात्रा है वो धरती के अंदर कितनी है, तो इसके बारे में भी पूर्ण जानकारी कि भाई पानी है जो खट्टा है या खट्टा नहीं होता, कड़वा या मीठा है, तो इसके बारे में भी जानकारी कौन देती है, सैटेलाइट देती है। मिनरल वेल्थ, मिनरल्स जो हमारे खनिज तत्व हैं कि कहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी कौन देती है हमें, सैटेलाइट। वेदर फोरकास्ट, वेदर के बारे में भी जानकारी देना तो कौन बताती है हमें, सैटेलाइट। डिजास्टर वार्निंग, अगर कोई भी त्रासदी घटने वाली है, जैसे भूकंप आने वाला, आंधी तूफान आने वाला है, या बाढ़ आने वाली है, या सुनामी आने वाली है, तो उसके बारे में पहले से ही सचेत करने का कार्य कौन करती है, सैटेलाइट। तो वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जो आजकल हम वायरलेस यानी मोबाइल का यूज करते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, जो पॉसिबल हो पाया है वो सैटेलाइट के द्वारा। थ्रू द सेलुलर फोन, जो हम इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर फोन बोलते हैं। हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, जो आपको पता है एक सीधा नाम है, सेलुलर फोन की जगह मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही फेमस है आज के दिन। वायरलेस किसको क्या बोलते हैं, टेलीफोनिक। ये सब जो आसान बना दिया हमारा कम्युनिकेशन
वो किसकी वजह से आसान हुआ है, तो किसकी वजह से, तो सैटेलाइट की वजह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी सैटेलाइट हमारे लिए। तो देखिए आगे क्या करते हैं और क्या इफेक्ट पड़ा है। द इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट ऑल्सो मेक आवर लिव्स मोर कंफर्टेबल। देखिए क्या बताया गई है कि भी जो सैटेलाइट है और जो इंटरनेट है उसने सिर्फ हमें मतलब वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है या लोगों से ही नहीं जोड़ा, बल्कि हमारे को क्या बना दिया है, मोर कंफर्टेबल बना दिया। मोर यानी बहुत ही ज़्यादा आरामदायक। आपको पता होगा कि हम घर बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मतलब जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपके पास अगर इंटरनेट है और एक मोबाइल है तो आप घर बैठे ही सारा सामान अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। मोस्टली जो आजकल जो वर्क होते हैं वो भी किसके द्वारा आसान हो गए हैं, आप इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा आसान हो गए हैं। तो देखिए इस इंटरनेट ने हमारी लाइफ कितनी आसान बना दी है। विद द काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, ये क्या करता है, लोगों को आपस में जोड़ता है, इंटरकनेक्टिविटी बना कर रखता है लोगों के बीच, सर्विस के बीच एंड इंस्टीट्यूशन क्रॉस द वर्ल्ड वी आर लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। और इसने क्या कर लिया, एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी को एक कर दिया, यानी पूरे वर्ल्ड को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। आपने किसी भी जगह की जानकारी लेनी होती है तो आप इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये था आज का हमारा चैप्टर जो आपने पढ़ा है ह्यूमन बीइंग सेटलमेंट में रेडवेज के बाद जो हमारे जैसे रेलवे, रोडवे, एयरवे या वाटरवे रहे हैं उनके बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में। आशा करते हैं आपको इन 35 से 40 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और इस पूरा चैप्टर का आप खूब फायदा उठा सकते हैं अगर आप समझदार हैं, यानी थोड़े कॉन्सेप्ट के अंदर आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। 3-4 जो दिन गंवाने के बजाय आप सिर्फ 35 से 40 मिनट में अपना चैप्टर को कवर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका सही है या गलत है। और अपने दोस्तों को शेयर करें अगर सही लगता है तो आपको, क्योंकि उनको भी इसका फ़ायदा होगा। तो चलिए, अगर आपको पसंद आता है तो एक काम और कर दीजिए, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपसे ऐसे ही जो आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।